इवनिंग सर। गुड इवनिंग। दे दी भाई, तुम लोग को तुम्हारी आवाज दे दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आवाज, डेमोक्रेसी है, आवाज तो छीनी नहीं जा सकती किसी की। सबको बोलने का हक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, चलें फिर कहानी शुरू करें। यस क्या कर रहे थे सर। लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग? लॉस एंड गेन ऑफ रूट। हाँ, गेन एंड लॉस ऑफ रूट की बात कर रहे थे। मीन्स अगर डोमेन किसी इक्वेशन का को सॉल्व करते समय अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरह से करते हैं कि जो उसमें फंक्शन इन्वॉल्व है उनका सर डोमेन। हाँ यस, कुछ पूछ रहे थे? सर आज थोड़ी वॉइस कम आ रही है। वॉइस कम आ रही है? ठीक आ रही है सर। नहीं बेटा, ऐसा तो होना नहीं नहीं चाहिए सर, थोड़ी कम है। क्योंकि आई डिड नॉट चेंज एनीथिंग बेटा, एवरी पैरामीटर इज सेम। कोई चेंज नहीं हुआ इधर से। तो हो सकता है कि तुम अपनी तरफ से जरा सा वॉल्यूम को बढ़ाओ, ठीक है? इधर से पैरामीटर्स कुछ चेंज हुए ही नहीं, बिल्कुल सेम है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते समय ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जिसमें उसमें इन्वॉल्व्ड फंक्शन के का डोमेन एक्सपांड करता है, डोमेन इंक्रीज कर जाता है साइज में, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा एंगल्स आ गए डोमेन में जिनके लिए अब नया वाला फंक्शन डिफाइंड हो गया, वो एंगल्स अगर रूट हुए तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा रूट। क्यों? क्योंकि वो एंगल्स एडिशनल एंगल्स हैं या एडिशनल वैल्यूज ऑफ इनपुट है जो ओरिजिनल इक्वेशन जिसके लिए डिफाइंड नहीं है, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रानियस रूट। तो एक्सपेंशन ऑफ डोमेन लीड्स टू एक्सट्रानियस रूट। और देखा आपने कि उसको हम कैसे टैकल करते थे। एक्सट्रानियस रूट को क्रॉस चेक करके देख लेते हैं, ठीक है? और अगर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह का हुआ कि पहले कुछ फंक्शन था और ट्रांसफॉर्म फंक्शन का डोमेन कॉन्ट्रैक्ट कर गया, श्रिंक कर गया, जैसे कि tan cot वगैरह में कन्वर्ट करना, तो उसमें लॉस ऑफ रूट अकर होता है। और अकरेंस ऑफ लॉस ऑफ रूट के लिए क्या करते हैं, तो जब जब ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जिसमें डोमेन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, तो जो लॉस ऑफ इनपुट्स हैं उनको हम प्रीवियस स्टेप में चेक करके देख लेते हैं कि वो रूट है तो एज ए रूट कंसीडर कर लेते हैं, नहीं है तो ऑब्वियसली कोई इश्यू नहीं। ये दो फिनोमेना पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और उसी डिस्कशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अब वो तो इनवेरिएबली हर जगह करते रहेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक केस के लिए डिस्कस हुआ कल के लेक्चर के लिए, अब वो आगे हर लेक्चर में आपको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप सम न्यू टाइप ऑफ इक्वेशंस। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टाइप ax plus by plus c मीन्स a sin x plus b cos x इक्वल टू c। इसको बोलते हैं लीनियर इन साइन एंड कॉस। जैसे होता है ना ax plus by इक्वल टू c या ax plus by plus c जीरो, x की जगह sin x आ गया, y की जगह cos x। मतलब अगर वेरिएबल साइन एंड कॉस है और लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे प्रोसेस करेंगे? तो प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। एक एग्जांपल लेके पहले पूरा प्रोसेस मैं बता देता हूँ, फिर एक एग्जांपल लेके वर्कआउट भी कर लेंगे। अब थोड़ी देर पहले हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री कर रहे थे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, याद है ना? ये ऐसे एक्सप्रेशन का रेंज निकाला था। तो उसके लिए हमने क्या बोला था कि ए को आप क्या पुट कर दो, आर कॉस थीटा, और बी को क्या पुट कर दो, आर साइन थीटा। और आइडिया क्या था, वाई वी विल डू इट, बिकॉज हमने बोला था कि फॉर एनी पेयर ऑफ रियल नंबर a and b we can always find a point a comma b and such that the distance from origin of the point a comma b, जिसको हम p बोल रहे हैं, ये अगर मैं r ले लूं और ये एंगल OP को का एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है इसको मैं थीटा एज्यूम कर लूं, तो ऑब्वियसली ए तुम्हारा आर कॉस थीटा और बी आर साइन थीटा हो जाता है। और ये बात अगर यहाँ रिप्लेस करते हो तो दिस इक्वेशन, इफ यू लेट दिस इनटू दैट इक्वेशन, द इक्वेशन रिड्यूसेस टू, इक्वेशन बिकम्स, क्या हो जाएगा बताओ? एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा लैग आ रहा है। हाँ बेटा, वो मुझे लग रहा है कि नेट में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेट
अनस्टेबल है, ऐसा डिस्प्ले होकर के आया था, तो अभी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब जरा ये वैल्यू पुट करो, देखो क्या आया। आर कॉमन हो गया, आया साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कोसाइन एक्स साइन थीटा इक्वल टू सी। अब ये जो एक्सप्रेशन आया साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कोसाइन एक्स साइन थीटा, इज इट ओके? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. तो साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कोसाइन एक्स साइन थीटा हो गया साइन एक्स प्लस थीटा, और आर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यही एक्सप्रेशन अब नजर आएगा कुछ ऐसा, साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू सी बाय आर। आर इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ a square plus b square, because you know that r is under root a square plus b square, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये एक नंबर है, ये नंबर अगर साइन फंक्शन की रेंज में लाई कर रही है तो सोल्यूशन होगा। तो ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो यहाँ पर आ गई कि इफ, तो अब यहाँ लिखो सोल्यूशन एग्जिस्ट, मान लो ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन फाइनली। अब यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन is possible, solution exists if and only if the magnitude of this quantity, means mod of c upon square root of a square plus b square, is less than or equal to 1. That is if c upon under root a square plus b square की वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई कर रही है, या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि c lies between negative of under root a square plus b square to positive of under root a square plus b square। मतलब ये इस एक्सप्रेशन सर लैग आ रहा है। हाँ बेटा अभी तो लैग आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको फेस करो। अभी तो ठीक चल रहा सही चल यस रहा सर, अब ठीक। ठीक है, तो वो कनेक्शन टू कनेक्शन वेरी करेगा, जिसके एंड पर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वहाँ पर ज़्यादा होगा, कुछ मेरे वजह से। तो ये समझ में आया कि सी, मतलब ये इक्वेशन का सोल्यूशन कब होगा? ये इक्वेशन का कोई सोल्यूशन पॉसिबल तभी होगा जब सी का मैग्नीट्यूड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेस या इक्वल हो। ये तो कंडीशन है कि व्हेन डज द सोल्यूशन एग्जिस्ट। बट मान लो है ऐसा, सपोज करो कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है मतलब सोल्यूशन है, सोल्यूशन है तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली ये नंबर साइन ऑफ समथिंग के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे इसके आगे, देन अंडर दिस कंडीशन लेट साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा, साइन अल्फा, क्योंकि अगर ये रेंज में है तो किसी न किसी अल्फा का साइन होगा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 प्रिंसिपल डोमेन। मतलब ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है, ये अल्फा प्रिंसिपल सोल्यूशन है। और इसके बाद सोल्यूशन क्या आ जाएगा बेटा? तो x प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? n π प्लस साइन का इक्वेशन है -1 to the power n अल्फा, एंड देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी n π प्लस -1 to the power n times अल्फा माइनस थीटा। So this is the final solution obtained। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन इसी फॉर्मेट में मेंशन किया जाए। अभी मैं थोड़ा और डिस्कस करूंगा इसी पर कि सॉल्यूशन एक दूसरे फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। कैसे? ये था थीटा एंगल, तो ये एंगल अल्फा मान लो, अगर अल्फा नहीं, इसको आप फाई मान लो, फाई, राइट? अगर इसको फाई मानते हो तो फाई और थीटा में क्या रिलेशन है? फाई और थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ए जो है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा? आर साइन फाई, और बी क्या हो जाएगा? आर कोसाइन फाई हो जाएगा। तो उस केस में द सेम इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन अनदर वे। ऐसे लिखने के बजाय, मतलब कि ये इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा, आर टाइम्स, बोलो, कॉस साइन एक्स साइन थीटा, साइन एक्स साइन फाई,
प्लस कॉस एक्स कॉस फाई। समझ रहे हो कि नहीं इस बात को? यस सर। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू सी बाय आर, लेट इट बी इक्वल टू कोसाइन ऑफ बीटा, बीटा इज सम एंगल जिसका कॉस है ये। सर एक बार ये फाइव वाला फिर से समझाना। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, Yes, sir. ए के जगह पर आर साइन फाइव लिख दिया और बी के जगह आर कॉस फाइव। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. तो जब आप इस इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में जब आपने ये सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पर जब आपने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा आप बताओ? यहाँ पर ए के जगह पर आर साइन फाइव और बी को आर कॉस फाइव लिखो, तो ए आर साइन फाइव, आर तो कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स साइन फाइव प्लस कॉस एक्स कॉस फाइव आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो इसको क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी होता है ना। यस सर। कॉस एक्स कॉस फाइव प्लस साइन एक्स साइन फाइव हो गया कॉस एक्स माइनस फाइव, तो कॉस एक्स माइनस फाइव टाइम्स आर इज इक्वल टू सी, तो आर से डिवाइड कर दो तो कॉस एक्स माइनस फाइव सी बाई आर हो गया। अब सी बाई आर की वैल्यू अगर ये कंडीशन है कि सी बाई आर माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है, तो उसी कंडीशन में, अंडर दिस कंडीशन, ये किसी न किसी एंगल का कॉस होगा, कॉस ऑफ सम Yes, एंगल, इसको कॉस बीटा मान लिया मैंने, ठीक है। या ऐसे बोलो कि कॉस बीटा ये 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि जब साइन अल्फा है, साइन अल्फा को ही कॉस बीटा लिख रहे हो तो ऑब्वियसली बीटा 90 माइनस अल्फा होगा, है ना। तो यहां से आ गया x माइनस फाइव, क्या हो गया बोलो? अब कॉस का जनरल फॉर्मूला लगाओ तो x माइनस फाइव को क्या लिखोगे? 2n पाई प्लस माइनस बीटा लिखोगे ना। तो x को क्या लिखोगे? 2n पाई प्लस माइनस बीटा प्लस फाइव। मतलब जो आंसर है ना वो दो फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अब वो ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको कि ऑप्शन में किस फॉर्मेट में आंसर चाहते हैं। वो आंसर 2n पाई प्लस माइनस बीटा के फॉर्म में चाहते हैं तो कोसाइन में कन्वर्ट कर लेना। अगर आंसर n पाई प्लस माइनस वन टू द पावर n अल्फा के फॉर्म में चाहते हैं तो साइन वाले मेथड से जाएंगे। तो प्रोसीजर तो समझ में आ गया क्या करना है? यस सर। प्रोसीजर समझ में आ गया। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन, अगर आपने ये नोट कर लिया तो मैं एक क्वेश्चन sir. सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सॉल्व करो। Yes, यस सर। Yes, sir. तो लेट्स वर्क आउट वन प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग टू बी डन। बहुत सिंपल प्रॉब्लम मैं लेके चल रहा हूं। साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2, या 1 है, मान लो 1/√2 भी नहीं, 1 लिया मैंने, ठीक है। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर 1 है, इसको सॉल्व करना हमें, तो मैं दोनों मेथड से करके बताऊंगा। मेथड 1 मैंने किससे डिवाइड किया? डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √2। चाहे ऐसे बोलो, चाहे आप ऐसे बोलो कि भाई हमारा 1,1 एक पॉइंट होगा और उसका डिस्टेंस √2 होगा ओरिजिन से, राइट। तो वहां से भी वही बात आएगी, ये r की जगह क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा √2 cos थीटा, और ये हो जाएगा √2 sin थीटा, isn't it? तो हमने इसको लिख दिया क्या? 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इज इक्वल टू 1/√2। एग्रीड और नॉट? √2 से डिवाइड किया थ्रू आउट, या 1 के जगह √2 cos थीटा लिख दिया और √2 cos थीटा इज 1 और √2 sin थीटा इज 1। ये भी एक तरीका। तो यहाँ पर √2 cos थीटा, यहाँ पर √2 sin थीटा लिख दिया, फिर √2 से डिवाइड कर दिया, तो एक ही बात है। तो फाइनली आपके पास में आएगा sin x, ये क्या आएगा बोलो? थीटा क्या आएगा बोलो? अरे ये एंगल क्या आएगा? अगर ये 1 है तो एंगल π/4 ही तो हुआ, तो थीटा एक्चुअली π/4 हो गया। Yes, sir. तो आपने लिखा, ये बन गया तुम्हारा sin x, बोलो क्या लिखें? cos π/4 भी लिख सकते हैं, प्लस cos x sin π/4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू
ये राइट साइड चूंकि अब यहाँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ले रहे हैं तो इसको साइन पाई बाई 4 लिख देना। अब ये क्या हो गया बोलो, ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बना ना, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4। अब जनरल सोल्यूशन इसका क्या लिखा जाएगा, तो x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल, बोलो इक्वल टू, अरे बोलो बेटा मैं वेट कर रहा हूँ, कोई एक बच्चा बोले, n पाई प्लस पावर प्लस माइनस 1 बाय r माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 4। पाई बाय 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 4 प्लस के बजाय माइनस पाई बाई 4। तो एक तो ये फॉर्मेट आया सॉल्यूशन का, बट जैसा मैंने बताया था कि सॉल्यूशन का फॉर्मेट अदरवाइज भी हो सकता है। मेथड 2, अगर मैं साइन एक्स इंटू 1/√2 को साइन पाई बाई 4 अगर मैं लिखूं, प्लस दूसरे वाले 1/√2 को कॉस पाई बाई 4 लिखूं, तो कॉस एक्स कॉस पाई बाई 4 भी लिख सकता हूं इज इक्वल टू 1/√2। अब ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी था, अब ये इसका जो कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो कोसाइन फंक्शन के फॉर्म में हुआ, कोसाइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। यस सर। अब और राइट साइड में तो अभी भी कोसाइन पाई बाई 4 लिखा जा सकता है इसको। अब इस फॉर्म में जनरल सोल्यूशन क्या होगा बोलो, तो जनरल सोल्यूशन लिखा जाएगा x माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स बोलो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4। पाई बाई 4। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, अगर प्लस लेते हो तो x आ जाएगा तुम्हारा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, जिसको आप 4n प्लस 1 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। और जब माइनस लेते हो तो प्लस और माइनस पाई बाई 4 कैंसिल होकर के x आ जाएगा 2n पाई। तो ये दो आंसर आया, मतलब अब देखो आंसर का फॉर्मेट बिल्कुल अलग नजर आएगा आपको, बट आंसर सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि यहां पर भी अगर n को ऑड एंड इवन लेके चलो, अगर n की वैल्यू 2m ले लो, 2m तो क्या आएगा 2m पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2m, वो तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस पाई 4 माइनस पाई 4 कैंसिल हो जाएगा तो 0। और दूसरा केस n को ऑड ले लो, 2m प्लस 1 ले लो, तब क्या आएगा जरा देखो, तो x आएगा 2m प्लस 1 मल्टीपल ऑफ पाई, एंड यहाँ आएगा माइनस 1 की ऑड पावर में नेगेटिव पाई बाई 4, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव तो पाई बाई 2। तो ये पर ये भी देखो 2 पाई माइनस पाई बाई 2, तो 2m पाई प्लस पाई बाई 2 यहाँ पर भी आता है। तो सेम आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आप अगर मेथड चेंज कर रहे हो तो आंसर डिफरेंट हो रहा है, आंसर डिफरेंट नहीं हो रहा है, बस उसको प्रोसेस करने का रास्ता डिफरेंट हो रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और एक और तरीका होता है सोचने का, बात वही करेंगे लेकिन कुछ बच्चे कुछ तरीका ये होता है, जैसे मैं कभी कभी ऐसे प्रेफर कर लेता हूँ कि ये देखो साइन एक्स के साथ में 1 है, 1 क्या है tan पाई बाई 4, मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं लिख दूं tan ऑफ पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। अब tan पाई बाई 4 को साइन पाई बाई 4 बाई कॉस पाई बाई 4 लिख दूं, तो यह आ जाएगा तुम्हारा साइन एक्स साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स cos पाई बाई 4 इक्वल टू cos पाई बाई 4, क्योंकि साइन अपॉन कॉस है ना, तो एलसीएम लोगे तो cos से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस cos पाई बाई 4 cos एक्स इक्वल टू cos पाई बाई 4। तो यहाँ से वही आ गया cos x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू cos पाई बाई 4। तो ये जो इक्वेशन बना था ये वाला ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी। तो अब आप कैसे करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, एकदम फ्री माइंड से जैसे जो समझ में आए तुरंत वही आप अपना डिसीजन ले लेना, बट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही है कि एनी पेयर ऑफ रियल नंबर a एंड b कैन बी रिटन एज r cos थीटा r sin थीटा या r sin थीटा r cos थीटा।
और फिर आगे प्रोसेस कर जाना। तो ये तो कॉन्सेप्ट था। आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। समझ में भी आ गया कैसे करेंगे? बोलो, क्वेश्चंस पे चलें आप। Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक। तो ये सब सारी बातें करी। थ्योरम इसमें वही था कि द जनरल वैल्यू x satisfying the equation this are given by 2n pi plus minus alpha plus theta where alpha is cos inverse a by under root a square plus b square, theta is tan inverse a by b। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आता है अपने आप। ठीक है, आइडिया क्या है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो एक्सप्रेशन को और उसके बाद फिर सुटेबली आप लिख दो। राइट एंगल ट्रायंगल लेके ए और बी हाइपोटेन्यूज सॉरी बेस एंड परपेंडिकुलर रिज्यूम करके एक राइट ट्रायंगल ले लो और उसके बेसिस पर आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो और फिर आगे प्रोसीड करो। कंडीशन जो क्वेश्चन है वो ये है कि दिस इक्वेशन हैज रियल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सी राइट हैंड साइड लाइज इन विद इन द रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आरएचएस की वैल्यू एलएचएस फंक्शन के रेंज में ही नहीं होगी तो सोल्यूशन नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो दिस कंडीशन टू बी टेकन केयर ऑफ। लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। हाँ जी, इसका आंसर जल्दी लिख के बताओ, क्विक। sin x प्लस cos x इक्वल टू रूट टू, x वेरिएबल है, वेरिएबल x के लिए सॉल्व करो, आंसर बोलो। और आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड लगना चाहिए आंसर लिखने के लिए। रूट टू से डिवाइड किया होगा, cos x इंटू 1 बाई रूट टू प्लस साइन एक्स इंटू 1 बाई रूट टू इक्वल टू 1 हो गया। तो आपने लिख दिया cos x cos पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई 4 इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया एलएचएस? कोसाइन ऑफ cos a cos b प्लस साइन a साइन b, कोसाइन ऑफ x माइनस पाई ओवर 4 इक्वल टू 1। अब ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। cos x 1 कब होता है बताओ जरा। तो cos x 1 कब होता है? cos थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 2n पाई हो। तो x माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई 2n पाई। तो x की वैल्यू हो गई 2n पाई प्लस Pi by 4. पाई बाई 4 where n is any integer, where n can be any integer। अगर आपसे कोई बोले कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस x belonging to 0 to 4 pi satisfying the equation, तो क्या आंसर आएगा? तो आप इसमें n की वैल्यू देते जाना। n की वैल्यू 0 दोगे तो पाई बाई 4, n की वैल्यू -1 दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, वो चाहिए नहीं। n की वैल्यू 1 दोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब 9 पाई बाई 4। n की वैल्यू 2 दोगे तो बाहर आ जाएगा। तो ये दो ही सोल्यूशन होंगे, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है वो 2 आ जाएगा। There are two angles satisfying the equation lying in the interval 0 to 4 pi। चलो जी, तो इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जरा 3-4 सवाल करके देखिए। हाँ जी, करिए क्विक। बोल रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन रूट 3 cos x माइनस साइन x इक्वल टू 1 फॉर वेरिएबल x। अच्छा बेटा, तुम लोगों से मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ।
मतलब सही Yes, से बताना, क्या कभी आई थिंक हम लोग जो है मोर देन 6 मंथ से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, 6 महीने के आसपास हो गया मोस्टली, जब जनवरी से स्टार्ट किया हम लोगों ने या yes, फरवरी sir. से मान। तो इस पूरे 5 महीने की प्रोसेस में कभी मैंने आप लोगों को डांटा? No, sir. कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें मैंने आप में से किसी को डिस्करेज किया हो या ऐसा कुछ कभी हुआ है क्या? Never. No, No, sir. sir. Never, sir. पता नहीं, मतलब मुझे एक फीडबैक मिला किसी, हो सकता है कुछ पेरेंट्स ने, किसी पेरेंट ने बोला हो ऑफिस में जितेंद्र सर से कि संजय सर ने डिस्करेज कर दिया बच्चे को ऐसा। मुझे मतलब आई गॉट सरप्राइज, आई गॉट शॉक्ड कि मैं तो कभी भूल करके भी ऐसा नहीं किया, कभी किसी भी बैच में नहीं किया। तुम्हारी बैच तो खैर प्यारी सी बैच है। तो अगर अगर मेरा किसी भी एक्शन से कभी भी अगर हो सकता है कि किसी समय आप लोगों ने काम वाम ना किया हो या एफर्ट मुझे लग रहा हो कि आप नहीं डाल रहे हो या क्वेश्चंस प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो ऐसा अगर कभी मैंने डाटा होगा, हो सकता है कभी ऐसा बोल दिया हो, तो अगर आपको उस तरह का कभी फील हुआ हो तो आई नेवर मीन टू डिस्करेज यू, नेवर, इवन इन माई ड्रीम आई कैन नेवर मीन टू डिस्करेज माई स्टूडेंट, बिकॉज मैं तो इवन 2 दिन एग्जाम रह जाता फिर भी मैं बोलता हूँ फाइट करो, अभी भी जंग जीतने के चांसेस हैं। तो अगर ऐसा कभी भी किसी बच्चे को फील हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट कभी भी ऐसा फील हो ना तो आप मेरे को सीधे बोल दिया करो। आप लोग से इतना फ्रेंडली में आप कुछ भी बोल सकते हो, सर मुझे ये चीज से मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब कि अच्छा नहीं फील हुआ, या मुझे मतलब कि थोड़ा सा डिस्करेज जैसा फीलिंग लग रहा है, तो आपको पूरा राइट है, आप मेरे को डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है? और ये सभी बच्चों से मैं बोल रहा हूँ, है ना? तो आगे से कभी भी अगर ऐसा कुछ फील हो या कभी तुमको जो है वो डिस इंटरेस्ट हो, फील हो रहा हो, तो आप मेरे से बात करो, आप यू कैन टॉक टू मी एंड डिस्करेज होने का तो कोई सवाल ही नहीं बच्चे, कभी भी नहीं। मतलब कि किसी भी सिचुएशन में कोई भी कुछ भी बोल दे, डिस्करेज होना ही नहीं चाहिए। फाइटर्स कभी डिस्करेज होते नहीं, होना भी नहीं चाहिए कभी, ठीक है ना? स्पिरिट ही तो है एक जो आपको विनर बनाएगी, तो वहां से तो लूज पड़ने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ ठीक है साकेत बेटा, ठीक है, आंसर तुम्हारा सही है मुझे लग रहा है बिल्कुल। तो ये मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात कर लेता हूँ। तो अब देखो √3 cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1 था, है ना? तो ये तो आपको पता ही है कि आप डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से, क्योंकि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट लेंगे तो 4, √4 is 2। या आप सीधे ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं tan π/3 cos x, या cot π/3 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना? मैं cos वाले फॉर्म में ले जाऊंगा तो cot π/3, cot π/3 cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, ऐसा कि नहीं? Yes, sir. cot π/3 लिखूंगा, cot π/6 लिखूंगा। आप लोग हमेशा यस सर बोल देते हो। √3 को मैं लिख रहा हूं तो cot π/6 लिखूंगा ना। Yes, sir. तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos π/6 बाय sin π/6 cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई sin π/6, तो ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ x कोसाइन ऑफ π/6 माइनस साइन ऑफ x इंटू साइन π/6 इक्वल टू साइन π/6। एनीवे लेफ्ट हैंड साइड तो cos है cos b माइनस साइन है साइन b, तो क्या हो गया बेटा, cos ऑफ x प्लस π/6, cos है cos b माइनस साइन है साइन b है तो प्लस होता है, और राइट साइड को भी cos में लिखना हो तो साइन π/6 को कोसाइन π/3 लिख सकते हैं, है कि नहीं? Yes, sir. कोसाइन π/3, क्योंकि 30 और 60 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब देयरफॉर अब जनरल सोल्यूशन लिख जाओ, ये हो गया, इसको हम प्रिंसिपल सोल्यूशन ट्रीट कर रहे हैं ना, तो आंसर आया x प्लस π/6 इक्वल टू बोलो 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी, अगर आप प्लस साइन लेते हो तो आएगा 2n पाई π/3 माइनस π/6 इज π/6, और अगर मैं माइनस साइन लेता हूं तो माइनस π/3 और माइनस π/6,
तो पाई बाय 2, ये 60 डिग्री नेगेटिव और 30 डिग्री नेगेटिव, तो माइनस पाई बाय 2, तो 2n पाई माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। तो योर आंसर इज एक्चुअली, फाइनल आंसर अगर लिखना चाहो तो योर आंसर विल लुक लाइक दिस, x इज 2n पाई प्लस पाई बाय 6 और 4n minus 1 pi by 2. n belongs to integer, where n can be any integer. So this is the final set of solution. ठीक है, तो यही आंसर साकेत का था, मुझे लग रहा है, जो उसने भी पोस्ट किया था, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर भी आ जाओ, फिनिश करो सेकंड क्वेश्चन को भी। ध्रुव बेटा, तुम्हारा आंसर 2n पाई प्लस पाई बाय 6 कैसे है? दूसरा वाला पार्ट का आंसर कहाँ गया? ध्रुव, Yes, ये कैसे एक आंसर उसमें से एक ऑप्शन छूट कैसे गया? क्या किया था? सर ने लिख लिए थे, वो लिखना भूल गया। ओके, ठीक। सेकंड पार्ट का आंसर, हाँ बोलो। सर ऐसे ना, जैसे असाइनमेंट लेवल 2 में थोड़े क्वेश्चंस थे, जैसे इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द सॉल्यूशन टाइप, तो सर उसमें पता है मैं सर एक साइन या कॉस में से एक को सर उधर ले जाके दूसरी साइड वो स्क्वायरिंग करता था सर, तो फिर वो गलत हुआ मतलब तरीका? नहीं, असाइनमेंट लेवल 2 वो इक्वेशन, हाँ सर, मतलब कि ये बताना होता था कि रूट्स हैं तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या होगा, मतलब सर सम ऑफ रूट्स को माइनस बी अपॉन ए से वो कंपेयर टाइप करना होता था ना। नहीं हो सकता है स्क्वायरिंग करने पर हो सकता है नंबर ऑफ रूट डबल हो जाए, ऐसा हो सकता है, तो क्वेश्चन में से डिस्कस कर लेना, उसको पक्का डिस्कस कर लेना। सर उधर ले जाएंगे तो फिर एक में इक्वेशन निकल जाती है ना, साइन या नहीं, cos जैसे अगर आपने लिख दिया साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा है, अब तुमने उसके कुछ सोल्यूशन होंगे, बट अगर स्क्वायरिंग कर दिया तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन अल्फा वाली जो इक्वेशन है उसके भी कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, तो वहां पर हो सकता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर चेंज हो जाए। समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं भी हो सकता है, वो मैं आपको डिपेंड फिर एक बार वो क्वेश्चन भेज दूंगा सर की उसमें। हाँ बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहे हैं फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन k cos x minus 3 sin x equal to k plus 1 has real solutions। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है कि a की वैल्यू k है, तो k plus 1 जो होगा इसका मैग्नीट्यूड shall be less than equal to max value of k cos x minus 3 sin x। I hope you agree। Yes, और इसकी मैक्स वैल्यू तो आप जानते हो क्या होती है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस K square तो k स्क्वायर प्लस 9 हो गया, तो मॉड ऑफ k प्लस 1 लेस देन अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 9, ये आया कंडीशन। मतलब वही बात है कि मॉड ऑफ c इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इक्वेशन आप ले रहे हो a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c टाइप का, तो ये कंडीशन थी, तो वही कंडीशन मैंने यहाँ यूज करी। तो यहाँ से आ गया कि ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों साइड पॉजिटिव है इनइक्वालिटी का, तो स्क्वायरिंग कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायरिंग किया तो आया k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k शैल बी लेस देन इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9, तो डेफिनेटली k स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड एंड देयरफॉर you'll get 2k is less than equal to 8 and therefore k is less than equal to 4। तो तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन क्या आया? फाइनल आंसर आया कि k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4 क्लोज्ड। ये है कि अगर k की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 4 क्लोज्ड इंटरवल में लाई करती है तो इस इक्वेशन का रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दैट्स इट। ठीक है, एनी क्वेरी? क्लियर है? Yes. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड वाला सर एक दूसरे मेथड से करा था। हाँ बोलो।
सर साइन एक्स को मैंने 2 tan अल्फा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और cos x को 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिखा। ओके, मतलब तुमने लिख दिया कि tan अल्फा tan x बाई 2, जैसे मान लो tan x बाई 2 को t ले लिया, तो तुमने लिख दिया कि k टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड माइनस 3 टाइम्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सही, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सही लिख रहे हो, आगे बोलो। बस सर फिर आगे क्वाड्रेटिक बन जाती है ये टी में, फिर उसका डी पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर। ठीक है, ठीक है, लिख सकते हो, एब्सोल्युटली लिख सकते हो। मतलब k माइनस के टी स्क्वायर माइनस 6t इज इक्वल टू k प्लस 1 प्लस के टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और इसके बाद में इस क्वाड्रेटिक का d, तो यहाँ पर t है रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल सब्स्टिट्यूशन है ये, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं प्रॉब्लम है। जहाँ कहीं भी साइन और कॉस का एक्सप्रेशन आ जाए, और नॉट ओनली साइन एंड कॉस, अगर उसमें टैन सीकेंट के टर्म भी हो बट लीनियर टर्म्स हो, तो वहां पर कर सकते हो इसको आप। बट वो करने का जरूरत यहाँ पर इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ तो देख के ही पता चल रहा है कि इसकी मैक्स वैल्यू ये है, तो आप स्ट्रेट अवे कर जाओ, बट ऐसे कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, इट्स ओके बैक। आंसर वही आया होगा सेम। यस यस सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, मतलब वो जो आपने किया ना उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सब्स्टिट्यूशन, और वो हमेशा कर सकते हैं, प्रेफरेबल तब होता है जब साइन और कॉस में लीनियर एक्सप्रेशन हो। आगे उसको एज अ मेथड हम करेंगे भी स्पेशल केस में। चलिए जल्दी आंसर करिए, 4, 5, 6। फोर्थ, क्या प्रोग्रेस है फोर्थ में? कॉट एक्स प्लस कॉसेकेंड एक्स इज इक्वल टू √3 है। तो वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं, बट अगर आपने इसको लिखा 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स इज इक्वल टू √3 होगा, क्योंकि कॉस बाय साइन कॉट है, 1 बाय साइन कॉसेकेंड है। तो यहाँ से आ गया √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, √3 टाइम्स साइन एक्स माइनस कोसाइन एक्स इक्वल टू 1। ऑब्वियस सी बात है कि √3 को आप कॉस में अगर कन्वर्ट कर दो, सॉरी कॉट में कन्वर्ट कर दो, या tan में कन्वर्ट कर दो, tan π/3, तो इसको लिख सकते हैं sin π/3 एंड sin x अपॉन cos π/3
माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1। तो ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स साइन पाई बाई 3 माइनस कॉस एक्स कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3। इसी को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या इसको लिख दो नेगेटिव ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 इट इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3। माइनस को उधर ले जाओ तो कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 3 जिसको आप कॉस 2 पाई बाई 3 भी लिख सकते हो। सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया cos 2 पाई बाई 3। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अब ये तुम्हारा इनपुट हो गया और ये तुम्हारा प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। तो आंसर यहाँ से लिखा जाएगा x प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 एंड देयर बाय दो पॉसिबिलिटी लो। पहला x अगर प्लस साइन ले रहे हैं तो 2n पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा और अगर माइनस साइन ले रहे हो तो x की वैल्यू आएगी 2n पाई माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 तो माइनस पाई तो दैट इज 2n माइनस 1 पाई ऑड मल्टीपल पाई। तो इसमें जो फाइनल सेट ऑफ सोल्यूशन इसका मेंशन करेंगे आप तो आप इस तरह से मेंशन करेंगे फाइनल सेट ऑफ सोल्यूशन इज क्या ऑड मल्टीपल पाई और 2n पाई प्लस पाई बाई 3 where n is any integer। तो ये तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन को चैनलाइज करने का एक तरीका तो ये था। दूसरा क्या तरीका हो सकता था? तो तरीके दूसरे भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अलग मेथड से जाएंगे और उस मेथड से जो एंगल्स आएंगे ना उनको फिगर आउट करने में समटाइम्स आपको डिफिकल्टी होती है बट मतलब कि सेट प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है बट मेथड तो है। जैसे कॉसेक प्लस कॉट अगर √3 है तो कॉसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स क्या होगा? तो आपको पता है कि कॉसेकेंट प्लस कॉट एंड कॉसेकेंट माइनस कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो 1/√3 हो जाएगा। क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आना चाहिए। कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज 1 आइडेंटिटी होती है। और यहां से अगर आप देखो तो अगर दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 2 कॉसेकेंट एक्स आ गया। क्या? √3 प्लस 1/√3 √3 प्लस 1/√3 दैट इज 4/√3। तो यहां से कॉसेकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई? कॉसेकेंट एक्स आ गया 2/√3 तो साइन एक्स क्या आ गया? साइन एक्स आ गया √3/2। आया कि नहीं है? जल्दी बोलो। Yes, sir. अब साइन एक्स √3/2 है तो आप चेक कर लो कौन कौन से एंगल के लिए होगा 0 से 4 पाई में। यहाँ पर भी 0 से 4 पाई में क्या क्या सोल्यूशन आया ये तो लिख दो क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या क्या आएगा? n को 0 पुट करो तो नहीं, n को 1 पुट करो तो पाई आ गया, n को 2 पुट करो तो 3 पाई आ गया, यहाँ से n को 0 पुट करो तो π/3 आ गया, n को 1 पुट करो तो 2 पाई प्लस π/3, 2 पाई प्लस π/3 मतलब 7 π/3 आ गया, और n को 2 पुट करोगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 एंगल्स आएंगे, पाई, π/3, पाई एंड 7 π/3 एंड 3 पाई, ये 4 एंगल आएंगे। यहां से अभी तो ये एक और भी आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2 cot x इज इक्वल टू √3 माइनस 1/√3, 2/√3। तो cot x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3। 1/√3। तो tan x √3 हो गया। तो ऑलमोस्ट उसी तरह के सोल्यूशन यहाँ से मिलेंगे।
एक सोल्यूशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, कौन सा? पाई वाला सोल्यूशन यहाँ नहीं मिल रहा है। पाई वाले सोल्यूशन होंगे क्या? नो नहीं होंगे। रीजन बीइंग कि जो इक्वेशन हमने ट्रांसफॉर्म किया ना, देखो कॉस सेकंड कॉट में था, हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो देखो अपने आप डोमेन एक्सपैंड हो गया। यहां तक तो नहीं, यहां तक डोमेन में कोई एक्सपेंशन नहीं था, यहां तक सब कुछ सही था भाई। लेकिन इसके बाद जैसे साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मेट में लिखे, तो अब डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया, जबकि ओरिजिनल इक्वेशन में डोमेन क्या था? ऑल रियल एक्सेप्ट एन पाई। तो ये देखो एन पाई के लिए डोमेन एक्सपेंशन हो गया, और लकीली वो एन पाई रूट भी आ गया। ऑड मल्टीपल पाई, सारे तो नहीं बट ऑड मल्टीपल पाई रूट आ गया। तो ये दो जो है एंगल्स हैं ये हमारे रिजेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंशन ऑफ डोमेन की वजह से एक्स्ट्रा रूट आ गया। दीज आर द एक्सट्रानियस रूट्स। और जब आपने दूसरे तरीके से इस इक्वेशन को किया तो देखो एक्सट्रानियस रूट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर जो डोमेन था, इस मेथड से किया तो डोमेन में एक्सपेंशन नहीं हुआ। यहां तक नहीं हुआ, यहां तक तो कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। इसके बाद जो हुआ भी तो उसमें ऑब्वियसली एन पाई इसका रूट नहीं है, तो इसलिए आया नहीं। तो मेथड डिपेंडेंट सिर्फ इतना ही है कि एक सर्टेन मेथड से जाओगे तो ट्रांसफॉर्मेशंस करते समय हो सकता है कि डोमेन या तो श्रिंक हो जाए तो एक्सपांड कर जाए, बस और कुछ नहीं है। बाकी आप चाहे जैसे करो, किसी भी तरीके से वर्कआउट करो। बात समझ में आ गई? तो फाइनली आंसर क्या आया? हाउ मेनी सॉल्यूशंस? फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल या हाँ, देयर आर 2 सॉल्यूशंस बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0 to 4 पाई, दैट इज पाई बाय 3 एंड 7 पाई बाय 3। यहां से भी वही आएगा, यहां से वही आएगा। नेक्स्ट, अब यहां से अगर आप sin x √3/2 करोगे तो कई सारे सोल्यूशन आ जाएंगे। तो इसके साथ ये दूसरी है, मतलब यहां से सॉल्व करते समय दो बातें लिखेंगे, sin x √3/2 एंड cot x √1/√3, मतलब tan x √3। समझ रहे हो? हेलो? यस सर। तो ये दोनों बातें जब लिखेंगे ना, एंड tan x इज इक्वल टू √3, तो ये दोनों बातों से कंफर्म हो गया कि साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो एक आएगा π/3 और एक आएगा 2π + π/3। बस, अगर सिर्फ इसको लेके चलेंगे तो 4 रूट आ जाएंगे, सिर्फ इसको लेके चलेंगे तो भी 4 रूट आ जाएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड के, और इसमें फर्स्ट एंड सेकंड के। तो ये दिस एंड दिस है, ये दोनों बातें होल्ड करेंगे मेथड 2 करते समय। चलिए 5th क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन पे जाइए, 5वां और 6ठा करिए। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या क्या सोचा है?
जो गिवन क्या है, गिवन है tan ऑफ पाई cos थीटा प्लस cot एंसेंट ऑफ पाई sin थीटा, प्लस नहीं इक्वल टू, ये गिवन है। अच्छा, cot को भी tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं tan ऑफ क्या, cot पाई sin थीटा को tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई sin थीटा भी लिख सकते हैं, इधर है tan of pi cos theta, and therefore you will see that pi cos theta is equal to n pi plus pi by 2 minus pi sin theta. Just going general, that tan A is equal to tan B, then A is equal to n pi plus B, looking forward for all possibilities of the angle. And therefore देखो पाई तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, है ना, पाई तो थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर टर्म में पाई फैक्टर है। Yes, sir. तो आ गया तुम्हारा cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ। यही है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. अच्छा, n क्या है यहाँ पर, n can be any integer. So if n can be any integer, you know that cos theta plus sin theta is a bounded function, and cos theta plus sin theta ranges its value from minus of √2 से √2। तो इसका मतलब है कि n प्लस हाफ की वैल्यू इसी इंटरवल में होनी चाहिए। तो n की वैल्यू इंटीजर हो सकती है, लेकिन सारी इंटीजर वैल्यू नहीं हो सकती है। तो n क्या क्या पॉसिबल वैल्यू n की हो सकती है, देखो n 0 हो सकता है, n -1 हो सकता है, तो n can be -1, it can be 0, it can be 1, it can be 1, can it be 1, 1.5, 1.5 √2 को एक्सीड कर जाएगा। Yes. Yes, sir. हाँ, n की वैल्यू सिर्फ -1 और 0, यही दो ही वैल्यू हो सकती है। n की वैल्यू -2 भी नहीं हो सकती, क्योंकि -2.5 -1.5 वो इसको एक्सीड कर जाएगा। तो ऑब्वियसली cos थीटा प्लस साइन थीटा की दो वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो, n को अगर आप 0 कर दो तो हाफ, माइनस कर दो तो -हाफ, प्लस माइनस हाफ। हेलो, बोलो बेटा। Yes. तो 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/2√2, and therefore cos theta cos pi by 4 plus sin theta sin pi by 4 is equal to plus minus 1/2√2, and therefore cosine of theta minus pi by 4 की वैल्यू क्या आ गई, either 1 or -1/2। तो ये तुम्हारा फाइनल कंक्लूजन आ गया। यही कैलकुलेट करना था, मैं cos थीटा माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो होपफुली इट इज डन। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें, किसी पार्ट में? No, sir. 6 का आंसर करो, नो सर। 6 का आंसर करो, 6 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, 0 से 3 पाई में जितने भी एंगल्स हैं वो सॉल्यूशंस फाइंड कर लो बेटे। सुकृत,
देखो हाँ ठीक है, यहाँ पर सबसे जो अपरेंट ट्रबल दिखता है वो मॉड दिखता है, बट एक्चुअली यहाँ पर मॉड आपको सिर्फ डराने के लिए है। जो आप में से समझदार हैं उनको तो समझ में आ ही गया होगा कि ये मॉड का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही लेगा या जीरो ले सकता है सर? जीरो या पॉजिटिव है, इसलिए मॉड सीधे सीधे हट जाएगा और ये आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1। अब cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1 को सॉल्व करना है तो आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर दो, ठीक है। जैसे कि अगर आप tan x बाई 2 में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी हो जाएगा कि √2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा cos x cos पाई बाई 4 माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई √2। समझ में आ रही बात ना? tan पाई बाई 4 लिख दो यहाँ पर, या cot पाई बाई 4 लिख दो। फिर आ जाएगा कोसाइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई √2 को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 4। तो यहाँ से आ 2 जाएगा आएगा x। ना सर? हाँ क्या हुआ, क्या 2 आएगा ना? कहाँ पर, कहाँ पर? जीरो और 2 पाई आएगा। मैं तो सर सॉल्यूशन बता रहा था। नंबर ऑफ सोल्यूशन यस सर। देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 है, तो यहाँ से x की वैल्यू दो पॉसिबिलिटी आ रही है। अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 2n पाई आएगा, और नेगेटिव साइन लेंगे तो 2n पाई माइनस पाई बाई 2 आएगा। और n कैन बी एनी इंटीजर। हमें 0 से 3 पाई में चाहिए, तो पहले तो n की वैल्यू यहाँ से देखो, तो n की वैल्यू 0 देंगे और 1 देंगे, है ना। तो एक रूट आएगा, x की एक वैल्यू आ रही है 0, एक आ रही है 2 पाई, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखो n की वैल्यू 0 दोगे तो आपका इंटरवल के बाहर होगा, n की वैल्यू 1 देंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई 2 दैट इज 3 पाई बाई 2। तो 0, 2 पाई एंड 3 पाई बाई 2, देयर आर 3 सॉल्यूशंस। इसमें कोई भी ना सेटिस्फाई करने का चांस नहीं, क्योंकि ऑल रियल डोमेन है। 0 पुट करो तो देखो cos 0 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 पाई डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है, 3 पाई बाई 2 करो तो ये 0 हो जाएगा, और sin 3 पाई बाई 2 -1 1 -1 0, तो इनवेरिएबली तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, कहीं पर कोई इश्यू नहीं। तो 2 कैसे आ रहा था आयुष? सर मैंने ग्राफिकली किया था, उसमें मतलब 2 बार दोनों का ग्राफ को मैंने इंटरसेक्ट करा के देखा तो 2 बार इंटरसेक्ट हो रहा है। ऐसा हो नहीं सकता। चलो अब तुमने ग्राफ की बात कर दी तो चलो देख भी लेते हैं कि ग्राफिकली कैसे गलत कैसे आया, है ना, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो लेट अस गो बाय द ग्राफ। ग्राफ करते समय आप LHS RHS दोनों का एक ही स्केल पर प्लॉट करते हैं, और फिर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को वॉच करते हैं। और इसको प्लॉट करते समय हम रेंज की बात करेंगे, cot x का ग्राफ, सॉरी cos x और 1 प्लस साइन एक्स की बात करेंगे, है ना। तो ये -1, ये 1 है लाइन, और ये -1 लाइन है, और ये 2 लाइन है। 2 लाइन भी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स मतलब साइन एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट आप ऊपर ले जाओगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो 1 प्लस साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो कैसे आएगा, तो पहले साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना। तो मैं साइन एक्स का ग्राफ रफली प्लॉट करके दिखा रहा हूँ बिटवीन 3 पाई, 0 to 3 पाई, ऐसा। अब इसमें 1 ऐड करोगे तो ये पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ऐसा। तो the graph will look like this. This is the graph of, बोलो किसका ग्राफ है ये? sin x + 1। 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ है।
या मॉड 1 प्लस साइन एक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Whereas the cos x का ग्राफ में you all know well cos x का ग्राफ कैसा होता है, तो it goes like this ऐसा। और फिर यहाँ पर -1 होता है और यहाँ पर 0 होता है, तो देख रहे हो यहाँ से this goes like this and then cuts here and then यहाँ पर फिर 1 होता है सर मिस्टेक पता चली। ऐसा ऐसा। तो डेफिनेटली देयर आर 3 इंटरसेक्शंस, राइट? क्या मिस्टेक पता चली थी बताओ? सर 0 वाले पॉइंट को कंसीडर नहीं किया था। ओके। ग्राफ तो ठीक ही बनाया था ना? ये सही यही बनाया था। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलो अच्छी बात है, इसी डिस्कशन में इसका ग्राफिकल वे भी समझ में आ गया आप में से सभी लोगों को। तो ये सारे सम्स हो गए, कोई डाउट तो नहीं इसमें अभी तक? सारे एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। मैं स्लाइड चेंज कर दूं, पीछे कुछ देखना तो नहीं किसी को? No, sir. हो गया सर। चलो जल्दी आंसर करो। बेटा किसी का माइक्रोफोन ऑन है तो जस्ट चेक। 7th and 8th। अब ये दो टेस्ट कंडीशन में क्वेश्चन दोनों करने हैं आपको, ठीक है? और आपको दोनों क्वेश्चन के लिए टाइम मैं दे रहा हूं 4 मिनट्स। चलो देखना है किसका इसका आंसर सही आता है। कैरी ऑन। 7th हो गया होगा बेटा? B by A आया। मतलब सी नहीं आया उसमें कहीं पर भी? हो सकता है कि ना आए, ऐसा कुछ नहीं। आपने जो निकाला उस पर आप कायम रहो। बेसिकली क्या किया इसमें, अल्फा बीटा आर डिफरेंट एंगल सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, और हमें चाहिए tan अल्फा बाई 2 प्लस, तो टू डिटरमिन टू फाइंड tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 means you need to find tan alpha by 2 plus tan beta by 2 over 1 minus tan alpha by 2 into tan beta by 2। ये तुम्हारा टास्क है। मतलब तुम्हें tan alpha by 2 and tan beta by 2 का सम और उनका प्रोडक्ट चाहिए। तो जब दो नंबर का सम एंड प्रोडक्ट चाहिए तो आप ऐसा, सो वी वुड look for an equation with root tan alpha by 2 and tan beta by 2। ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए जिसके रूट tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 है, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाएगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। और मतलब tan x बाय 2 में क्वाड्रेटिक चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, तो इसको tan x बाय 2 में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट टू tan x बाय 2। तो अगर मैं tan x बाई 2 को t लेता हूं, जैसे जो काम साकेत ने उस क्वेश्चन में किया था वही काम करना है आपको। यहाँ पर tan x बाई 2 को t लेते हो तो cos x क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना? और sin x क्या हो जाएगा बेटा, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू c। तो आपको एक t मतलब tan x बाई 2 में क्वाड्रेटिक मिलेगा, a माइनस ए टी स्क्वायर प्लस 2b इंटू टी
is equal to c plus ct square. So finally you will get c plus a multiplied by t square minus 2b into t plus c minus a 0. ये इक्वेशन हम आइडेंटिटी में भी फॉर्म कर चुके। तो यहां से इसके दो रूट हैं, दिस हैज रूट्स क्या, t की दो वैल्यू मतलब tan x by 2 की दो वैल्यू। अब एंगल अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रहे मतलब tan अल्फा by 2 tan बीटा by 2, दिस हैज रूट tan of alpha by 2 and tan of beta by 2. एग्रीड or not? यस सर। तो अगर इसके दो रूट हैं tan अल्फा by 2 tan बीटा by 2, तो सम ऑफ रूट क्या आएगा, tan अल्फा by 2 प्लस tan बीटा by 2, दोनों रूट का सम हुआ। समेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक में होता है t का कोएफिशिएंट का नेगेटिव अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट, तो 2b अपॉन c प्लस a, एक इक्वेशन ये आ जाएगा। और टेंजेंट अल्फा बाय 2 इंटू टेंजेंट बीटा बाय 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा c माइनस ए अपॉन c प्लस ए। और ये दोनों इंफॉर्मेशन को यहाँ डाल दो, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू क्या नजर आ रही है, न्यूमरेटर इज 2b अपॉन c प्लस ए and denominator is 1 minus c minus a upon c plus a. तो ऑब्वियसली एलसीएम लेंगे तो c प्लस ए तो कैंसिल ही हो जाएगा, c प्लस ए माइनस c माइनस ए तो 2a, तो 2b बाई 2a दैट इज b बाई a। तो बिल्कुल सही आंसर निकाला था जिसने भी आंसर निकाला। किसका आंसर आ गया था, ये सेम आंसर किसका आया था, मेहुल, आयुष, किसने बोला था, मैंने बोला। ठीक है, तो ये भी हो गया। हाँ बोलो सर इसमें ऐसे कर सकते हैं सर, a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इक्वल टू a cos बीटा प्लस b sin बीटा, क्योंकि सर दोनों सोल्यूशन है, जीरो आएगा तो उससे सर मतलब बन जाएगा और फिर वो c प्लस डी फॉर्मूला लगा देंगे। तो वही उससे कोशिश करो, Yes, sir. वहां से भी हो जाएगा, वहां से भी हो जाना ऐसे ही चाहिए। किया था सर मैंने। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं कि दो इक्वेशन आएंगे ना, a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इक्वल टू c एंड a cos बीटा प्लस b sin बीटा इक्वल टू c, और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a टाइम्स cos अल्फा माइनस cos बीटा एंड प्लस b टाइम्स sin अल्फा माइनस sin बीटा, और फिर cd फार्मूला लगा दिया इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट किया था ना हमने। फिर इसके बाद में ऑब्वियस ही बात है कि a टाइम्स 2a टाइम्स ये आ जाएगा तुम्हारा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, मतलब बीटा माइनस अल्फा बाई 2, एंड प्लस यहाँ पर 2b कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0, और फिर वही आ गया सेम आंसर, वहां से भी यही आ जाएगा। तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन हो गया, नाउ गो टू द 8th वन। 8th का आंसर करो क्विक जल्दी से। माइनस इन्फिनिटी टू ओपन 5 आ रहा है। यस सर। चेक कर लेता हूँ बेटा एक बार, शायद हो सकता है सही। ओपन 5 ओपन तो आएगा, ये बात तो पक्का है। तो ये हटा दो, ये सारा तो आपने नोट कर लिया होगा। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में तो स्ट्रेट अवे वही है, रेंज वाली बात है। तो ये नंबर मतलब मॉड ऑफ जिंट k प्लस 1 का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या, जिंट k का होल स्क्वायर प्लस 9। इसका मतलब है कि जिंट ऑफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जिंट k होल स्क्वायर प्लस 9।
अब जिंट k प्लस 1 होता है जिंट k प्लस 1, जिंट की प्रॉपर्टी होती है कि 1 इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं, दिस प्लस 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जिंट k स्क्वायर प्लस 9। तो आ गया तुम्हारा इंटीजर पार्ट k होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीजर पार्ट k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू इंटीजर पार्ट k होल स्क्वायर प्लस 9। तो ट्वाइस ऑफ इंटीजर पार्ट k इज लेस देन इक्वल टू 8, integer part k is less than equal to 4, and therefore k belongs to minus infinity to 5 open. That's very true. तो बिल्कुल सही आंसर था। क्लियर है जी, सभी लोगों को क्लियर है? बिल्कुल एब्सोल्युटली कोई इश्यू Yes. नहीं है। तो ये हो Yes, गया sir. आपका कि जितने भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आपके इवन स्कूल एग्जाम में भी मिल सकते हैं, वो सारा पोर्शन हमने कवर किया कि ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। अच्छा, मैंने कल आपको कुछ 30 या 38 क्वेश्चंस का Okay, एक sir. भेजा था, उसको कर Yes, लिया sir. था ना? Sir, Yes, sir. last Easy था वो। हाँ, मैं बेसिकली वो आपका सक्सेस बैच के लिए भेजा था, तो मैंने सोचा कि आपको भेज देता हूँ, क्योंकि उसमें शुरू वाले क्वेश्चन तो सिंपल थे, स्टैंडर्ड इक्वेशंस जिनको जनरल सोल्यूशन की प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद थोड़े जो 10-12 क्वेश्चन थे वो थोड़े ठीक ठाक थे, मीडियम sir, लेवल। सारे करने थे क्या? वो मैंने शुरू के 20 नहीं करे थे, हाँ लास्ट के हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तो मैं अभी उसके बाद मैं भेज दूंगा अभी, ठीक है? उसके बाद थोड़े और अच्छे जो है 25-30 क्वेश्चन और भेज दूंगा, तो उसको भी कर लेना आप। और सर इसमें कहा सक्सेस बैच वाले में कहाँ तक हुआ है अभी? सक्सेस बैच में जस्ट स्टार्ट हुआ बेटा, जनरल सोल्यूशन जस्ट मैंने सारे जनरल सोल्यूशन डिफाइन ही किया था और कुछ नहीं किया अभी। आप तो काफी सर हाँ सर जो हमारे भी लेक्चर होते हैं सर वो यूट्यूब पे भी कर दिया करो सर, वो ऐप पे थोड़ी दिक्कत होती है सर। क्या ऐप पे क्या दिक्कत हो रही है बेटा? तो फोन पे सर चलती है सर, वो लैपटॉप में देख रहे थे नहीं, ऐप तो ऐप वेब पे भी चलता है, सर, वो आज हो रही थी सर दिक्कत थोड़ी सर, फिर वो चलता है सर वेब पे भी? वेब पे भी चलता है बेटा। एक्चुअली देखो ऐसा है ना कि सारे लेक्चर्स को हम मतलब कि जनरल नहीं कर सकते ना, सारे लेक्चर को हम यूट्यूब पर भी नहीं डाल सकते, अभी नहीं डाल सकते हम। और दूसरी बात है, आपको तो व्हाट्सएप पे तो मैं डाल ही देता हूँ, कोई कोई लेक्चर डाल देता हूँ, पहले तो मैं सारा ही डाल रहा था, लेकिन सारे लेक्चर को व्हाट्सएप पे भी नहीं डाला जा सकता है एज पर पॉलिसी, ठीक है? अगर सर कोई आज का लेक्चर सर व्हाट्सएप पे डाल देना। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। अगर कोई लेक्चर ऐसा हो ना, जो लेक्चर स्पेसिफिकली आपको चाहिए कि नहीं मिस हो गया ऐसा कुछ है, तो उसको मैं डाल दूंगा, आप बोल दिया करो तो मैं डाल दूंगा, ग्रुप पे ही डाल देता हूँ, ऐसा नहीं है। बट नॉर्मली आप वहां से ऐप से एक्सेस करो। सर और फॉर्मूला बुक कब मिलेगी सर +1 की? फार्मूला बुक? यस सर। फार्मूला बुक क्यों चाहिए? सर ट्रिग्नोमेट्रिक की रिवाइज हो जाती है सर। ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूला बुक तो ट्रिगोनोमेट्री की नहीं बेटा, फार्मूला बुक वैसे तो बुकलेट्स आपको मिली कि नहीं अभी? नो सर, अभी तक नहीं मिली। चलो वो इस वीक मिल जाएगी आपको, अभी मैं आता हूँ दिलवाता हूँ उसको, नेक्स्ट वीक में मिल जाएगी। और फार्मूला बुक है तो मैथमेटिक्स एट ए ग्लांस करके मेरी एक बुक है, लेकिन ये है कि वो देखता हूँ मैं उसका पीडीएफ वर्जन आपको अवेलेबल करवा देता हूँ, मैं बोलता हूँ उसको पीडीएफ बना करके शेयर करने के लिए, उसमें सारा ही पूरी मैथ्स होगी, तो 11th वाला तो कम से कम डलवा देते हैं आपको, ठीक है? तो मैं ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा। और सर उसका या पीडीएफ शायद मेरे पास पड़ा है तो मैं शेयर करूँ? मैथमेटिक्स एट ए ग्लांस का पीडीएफ पड़ा है तुम्हारे पास? यस सर, कहाँ से मिल गया था? वेब से मिल गया था सर। अच्छा ठीक है, तो उसको ग्रुप पे शेयर कर दो, अच्छी बात है यार, इससे अच्छा क्या हो सकता है फिर। यस सर। तो उसको ग्रुप पे शेयर कर दो, सभी को मिल जाएगी, मैं बोल दूंगा उस ऐप पे भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, एक और बात आपसे करनी थी कि ये कहाँ तक आप लोग कर चुके हो गेम 1 पूरी हो गई कि नहीं? मैं गेम 2 और 2 शेयर कर दूं? यस सर। और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 हो गई कि नहीं? यस सर। तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 भी कर जाओ, जितना आज जो डिस्कस किया वो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में है, ठीक है? तो टास्क आपका कहाँ तक हो गया वो मैं बता दे रहा हूँ। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया, और गेम
1 हो गया कंप्लीट। गेम 2 मैं अभी शेयर कर देता हूँ, जैसे ही क्लास एंड होगी शेयर कर दूंगा। और कुछ क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा, उसको करना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं कल आ रहा हूँ वैसे तो सेंटर पे, लेकिन आपकी मॉर्निंग में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि आई एम नॉट दैट वेल कि मैं सुबह सुबह इतना अर्ली मैं यहाँ से निकल सकूं। तो 10 बजे मैं वहाँ पहुंचूंगा। 10 बजे से सक्सेस बैच की क्लास होगी। आपकी जो क्लास है डाउट की, वो मैं अगर आप 10 बजे वाली क्लास भी आपको शेयर कर दूंगा, अगर आप उसको अटेंड करना चाहो तो कर सकते हो। बट उसमें आपको ज़्यादा फायदा नहीं होता है क्योंकि सक्सेस बैच में जो लोग के डाउट होते हैं वो थोड़े से बेसिक लेवल के ज़्यादा होते हैं, है ना। तो आपके लिए वो जो सक्सेस वाला डाउट बैच है वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। आप मतलब उसको लगाना चाहो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। लगाना चाहो, मैं प्रेफर करूंगा आप घर से ही लगाओ, वहां आकर के लगाने का कोई फायदा नहीं है। और आपकी डाउट क्लास जो है वो मैं कल लूंगा, कल नहीं सैटरडे को लूंगा, ठीक है, सेकेंड हाफ में हॉस्पिटल से आने के बाद में। तो बिकॉज सैटरडे आई हैव टू गो फाइनली फॉर द रिपोर्ट्स एंड दिस कंसल्टिंग द डॉक्टर। तो सैटरडे तक मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ। संडे को आपकी क्लास एज यूजुअल रहेगी। संडे सैटरडे को आपकी रेगुलर क्लास इवनिंग में जैसे लगती है वो लगेगी। और डाउट क्लास एक मैं सैटरडे को आपकी लूंगा। अब मैं देखता हूँ कि उसको 2 बजे तक अगर मैं आ जाता हूँ तो वही आपकी जो आपका रेगुलर टाइम होता है उसी में लूंगा। सर सैटरडे सर सैटरडे बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है सर। सर 4-5 क्लासेस हैं सैटरडे को, हैं? संडे को कर सकते हो? यस सर। संडे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, संडे भी कर सकता हूँ। संडे मंडे ट्यूसडे तीनों फ्री हैं। चलो कोई बात नहीं, तो जब आप जब भी बोलोगे तभी, क्योंकि डाउट क्लास आपकी 1-2 पेंडिंग सर वो रह गई है। ट्रिको वाले सर मतलब उसी में ही लोगे सर जो आपको भेजे थे ग्रुप में? हाँ हाँ, उसी में लूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अदरवाइज डाउट बहुत ज्यादा है नहीं। तो मैक्सिमम डाउट साकेत के कुछ डाउट्स हैं अच्छे जो अलग से भेजे हैं, कुछ तुमने अलग से भेजे हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। इसके अलावा बहुत कम ही डाउट है जो आपके असाइनमेंट से अभी तक जो मेरे को रिसीव हुए हैं। तो एक बार अगर और शेयर कर दो तो मुझे लगता है कि अभी तक तो मैंने देखा जितने क्वेश्चन है वो एक डाउट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। बट अगर और भी क्वेश्चन है तो प्लीज शेयर टू मी। जैसे असाइनमेंट लेवल 1 और 2 में जो डाउट्स हैं तो अभी अब मेरे को शेयर कर दो तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि कितने क्वेश्चन हैं। तो अभी तक तो जितने हैं वो तो एक लेक्चर के लिए भी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट वीक से हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक से मैं प्रोग्रेशन स्टार्ट करूंगा। मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी जो ट्यूसडे की क्लास होगी वो प्रोग्रेशन पर क्लास होगी। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पे संडे क्लास होगी। इसके बाद जो भी डिस्कशन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस पर होगा थोड़ा बहुत, वो आपकी डाउट क्लास में ही होता रहेगा। मतलब उसके अलग से मुझे क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर स्कूल में तो जीपी स्टार्ट हो गया। हाँ तो ठीक है ना, इसीलिए मैं प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ ना कि आपका मतलब कि फटाफट प्रोग्रेशन खत्म कर दूंगा तो स्कूल में अगर बाई चांस आपका कोई एग्जाम होता है तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री +2 में आती है? हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री +2 में आती है, बट आपको फंक्शन में इतना करा चुका हूँ कि आप बोलोगे तो मैं +1 में भी करा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कराऊंगा एसओटी, तो एसओटी के साथ मैं आईटीएफ भी करा दूंगा। एक्चुअली क्या करूंगा कि जब आपका ये ईयर एंड जब होगा ना, जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होगी उसके बाद हम एसओटी करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडवांस वाला पार्ट करेंगे और उसी समय फंक्शन और आईटीएफ कर लेंगे। फंक्शन मतलब फंक्शन जो +2 वाला फंक्शन का पार्ट है वो कर लेंगे और आईटीएफ भी कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका +2 में जो 2 महीने टाइम बच जाएगा। तो फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, मतलब वो सब पूरा पोर्शन है, एलसीडी तक कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी आपका वही। कॉम्प्लेक्स पार्ट का हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट का तो जल्दी करा दे। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिक पार्ट जो है वो जल्दी हो जाएगा, इसलिए क्योंकि अभी जैसे अलजेब्रा का एक टॉपिक मुझे कवर करना है, ठीक है, प्रोग्रेशंस। अलजेब्रा का प्रोग्रेशन अगर हम कर लेते हैं तो उसके बाद हम जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना वो हम लोग पैरेलल लेके चल सकते हैं। जैसे आपके 4 लेक्चर्स होते हैं वीक में, उसमें से आप 2 लेक्चर अगर दे दोगे ना उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, तो वो 2 लेक्चर में आराम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब 1 महीने के अंदर इतनी हो जाएगी कि आपके किसी स्कूल का सारा सब कवर हो जाएगा और आपके वीपीवाई के क्वेश्चंस भी आराम से मैनेज कर पाएंगे सारे।
और जो 2 एडिशनल लेक्चर आपके हैं, 4 लेक्चर में से 2 लेक्चर आप कोऑर्डिनेट को दे देना, और 2 लेक्चर में आराम से आप परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल, 2 ही तो टॉपिक हैं जो आपको करने हैं डिटेल में, और इनफिनाइट सीरीज आराम से एकदम दिल खोल के करते रहो। तो अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, थोड़ी मेहनत करते रहेंगे साथ के साथ में इस तरह से, तो मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर मतलब अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस लगभग वाइंड अप हो जाएगा। मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी कुछ पार्ट अच्छे से हो जाएगा जितना आपको चाहिए केवीपीवाई के लिए, और प्लस साथ के साथ में आपका ये अलजेब्रा का सारा पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। तो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मैं तो इतना ही वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम आपको करा दूंगा, उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एडवांस वाला पार्ट करा दूंगा। हाँ जी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडवांस वाला पार्ट और प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाला ज्योमेट्री वाला पार्ट, वो सारा आराम से हो जाएगा। बस केवल मेरे को आप थोड़ा कोऑपरेट करके पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम कर लो मेरे साथ। और पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम केवीपीवाई के लिए भी जरूरी है। पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम करने के लिए मुझे यू हैव टू गिव मी अराउंड 16 लेक्चर्स, मतलब आई हैव टू गिव यू इन 16 क्लासेस के लेक्चर्स। बाद एक्स्ट्रा लेक्चर्स? हाँ नहीं, एक्स्ट्रा लेक्चर्स नहीं, मैंने बोला कि हमें मान लो, ऐसे मान लो कि 20 लेक्चर अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे लगा दें, 16 लेक्चर लगा दें, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी उतनी हो जाएगी जितना आपको केवीपीवाई के लिए चाहिए, ठीक है। और वो पोर्शन के लिए 16 लेक्चर का मतलब क्या हुआ, 2 लेक्चर पर वीक के हिसाब से 8 वीक। 8 वीक का मतलब 2 महीने। अभी क्या चल रहा है, अगस्त मिड है, मतलब है कि अगर हम मतलब अगस्त, चलो सितंबर से भी स्टार्ट करें तो सितंबर एंड अक्टूबर 2 महीने में आराम से कवर हो जाएगा। उसमें 2 वीक, जो 4 लेक्चर आपके हर वीक में होते हैं, तो 2 लेक्चर तो जैसे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे अलजेब्रा के लिए। 2 लेक्चर आराम से अलजेब्रा के लिए सफिशिएंट है, और 2 लेक्चर जो है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए लगा देंगे। तो एडिशनल एक्स्ट्रा क्लास कुछ नहीं लगाएंगे, 4 ही लेक्चर कॉन्सेप्ट के लगाएंगे आपके, लेकिन 4 में से 2 लेक्चर सिर्फ आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दे देना बस। और अलजेब्रा पर 2 लेक्चर रखो। दोनों बिल्कुल टॉपिक डिफरेंट है, तो आपको ऐसा कुछ लोड नहीं मतलब आएगा। बस आप 2 लेक्चर का काम और 2 लेक्चर का काम जो है उसको साथ के साथ थोड़ा थोड़ा करते रहो, बस यही करना पड़ेगा। और ऐसे टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं कि अलजेब्रा में देखो तो बहुत कुछ तो ऐसा है ना जो आपने 11th में किया हुआ, 10th में किया हुआ है। तो शुरू में तो जब प्रोग्रेशन स्टार्ट होगा तो एपी ही चल रही होगी, तो आपको लोड नहीं आएगा, ये मैं जानता हूँ। बस आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा। अगर आपको ये सूट करता है तो वी कैन गो बाय दैट। और वो भी अभी नहीं स्टार्ट करूंगा मैं अभी 15 दिन तक पहले अलजेब्रा को रिदम में लाऊंगा, आपका प्रोग्रेशन अच्छे से रिदम में आ जाए, फिर स्टार्ट करेंगे। तो विल दैट बी ओके? यस सर। बस ठीक है, आराम से बस करते रहो, टेंशन मत लो बिल्कुल। अगर आप बस साथ के साथ जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मतलब कि आपको ग्रिल भी नहीं करना है और लूज नहीं छोड़ना है। मेरा करने का मतलब है कि आपको बस थोड़ी सी डिसिप्लिन के साथ में पंक्चुअल रहो, काम करते रहो, साथ का साथ काम खत्म करो, पेंडिंग में काम मत ले जाओ। तो आई कैन बेट दैट बाय द एंड ऑफ अक्टूबर यू विल बी रेडी टू टेक केवीपीवाई एग्जाम, एज वेल एज तुम्हारा सिलेबस भी लगभग हो चुका होगा। केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कोनिक सेक्शन वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारा हो चुका होगा। और मोर ओवर कोनिक सेक्शन वाला पार्ट से बहुत ज्यादा हैवी प्रॉब्लम आपकी केवीपीवाई में तो पूछी ही नहीं जाती, ठीक है। स्पेशली टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड वो टफ वाली बातें नहीं पूछी जाती। जितनी बातें पूछी जाती हैं उतना तो आपका पॉइंट एंड कार्टेशियन कराते समय मैं करा ही दूंगा, स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स वो सारा कुछ, तो सारा कुछ कवर हो जाएगा। चलो ठीक है, सो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे। हाँ बोलो। तो मैंने जो आपके टेस्ट में % से कम स्कोर आ रहा है, 50% से कम स्कोर आ रहा है तो ठीक है। अगर स्कोर 50% आ रहा है और आपको लग रहा है कि हमने प्रैक्टिस कम करी थी तो कंसर्न की बात नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि यू डिड योर कंप्लीट एफर्ट, बेटा मैं वही बोल रहा हूं कि वो दोनों टेस्ट में जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं वो क्वेश्चंस को आप क्या किया करो कि एक पेज पर, जैसे मैंने बताया था ना, आप सभी को बताया था कि आप अपनी एक टेस्ट के एनालिसिस का तरीका बनाओ। एक छोटी सी डायरी रखो अपने पास में
और हर टेस्ट के बाद में उस डायरी में एक पहले कॉलम में क्वेश्चन नंबर लिखो, दूसरे कॉलम में क्वेश्चन नंबर मतलब जो नहीं अटेम्प्ट किए, ठीक है, वो उन क्वेश्चन नंबर के आगे जो जो नहीं अटेम्प्ट किए या जो गलत हो गए, मिस्टेक हो गई, तो उसके उस क्वेश्चन को लिखो और साथ के साथ में उसमें क्या हुआ, अगर छूट गया तो क्यों छूट गया, रीजन लिखो, और अगर गलत हुआ तो क्या मिस्टेक हुई, कैलकुलेशन एरर हुई, कॉन्सेप्ट की एरर हुई, मिस रीड कर लिया, मिस इंटरप्रेट कर लिया, मिस कॉम्प्रीहेंड कर लिया, या सब कुछ सही सॉल्व किया, गलती से आंसर गलत टिक कर दिया, जो भी वजह हो, 5 ही वजह होती है क्वेश्चन के गलत होने की, वो मेंशन करो, और उसके बाद में वही पेज मेरे को शेयर कर दिया करो। उससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में तुम गलतियां कर रहे हो, ठीक है, उस क्वेश्चन का लेवल देख करके और फिर आपको सजेस्ट करेंगे हम कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उसको ओवरकम करने का क्या तरीका है। दिस इज वन थिंग। दूसरी बात क्या मैं बता रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी टेस्ट देते हो तो उस टेस्ट के पीछे नीचे रिमार्क्स में ये भी लिखो अपना एनालिसिस में कि आपने उस टेस्ट के अगेंस्ट में आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या था आपके हिसाब से, फुल्ली प्रिपेयर्ड या पार्शियली प्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड, क्या था, क्योंकि ये भी तो कंट्रोल करता है ना आपके आउटकम को। तो अब दूसरी बात, अगर आप फुली प्रिपेयर्ड हो और फिर भी आपका स्कोर लो जा रहा है, इसका मतलब है कि आप तब आपका मेहनत में कमी नहीं है, तब आपके वे ऑफ वर्किंग में कमी है, कहीं ना कहीं आपका वे ऑफ वर्किंग जो है वो थोड़ा सा अनसाइंटिफिक होगा, नॉन प्रोफेशनल होगा, ठीक है, कि हो सकता है कि आप क्वेश्चन तो खूब सॉल्व करते हो, समय भी खूब देते हो, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप इस बात का नहीं ध्यान रखते कि किसी क्वेश्चन में कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हो आप, या आप पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे होते, एक क्वेश्चन कर रहे होते, दूसरे पर दिमाग रहता है, तो गलतियां होती हैं। तो अगर रूटीन में आपसे गलतियां होती है तो वहां भी गलतियां होंगी। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते एक पेज पर और कटिंग होती है बार बार, ठीक है, एक दो कॉपी देख करके मैंने उस दिन बोला भी था, अगर आपको कटिंग होती है इसका मतलब तो वहां पर भी होगी, आपको एग्जाम में भी आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, तो उसको सुधारने का कोई रास्ता निकलना चाहिए। तो तभी पता चलेगा ना जब तुम उस बात को शेयर करोगे मेरे से। तो ये वाला काम आप में से हर बच्चा करेगा। क्या, टेस्ट एनालिसिस की एक डायरी बना दो। अब मैं ये नहीं बोला सिर्फ मैथ्स के लिए करने के लिए, उसी डायरी में हर वीक में आपका एक टेस्ट होता है, मैथ्स का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, वीकली या बाई वीकली तो होता ही होता है। तो आप उसी में मैथ्स का भी लिखो, उसी में फिजिक्स का भी लिखो, उसी में केमिस्ट्री का भी लिखो, क्योंकि मूल मंत्र जो है और जो इम्प्रूवमेंट की टेक्निक्स है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए सेम है, टाइम इनवेरिएंट है और सब्जेक्ट इनवेरिएंट है, वो इटर्नल ट्रूथ है, उसको करने का, सही करने का तरीका वही होता है। तो आप अगर उसको फॉलो करो और मुझसे शेयर करो तो आई कैन बेट कि मैं तीनों सब्जेक्ट में आपका इंप्रूव कर दूंगा। जो मैं बताते जाऊंगा उसको फॉलो करते जाओ, तीनों सब्जेक्ट में आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, सिर्फ वही टेक्निक्स को फॉलो करके। बट इट इज ओनली व्हेन यू डू इट विद डिसिप्लिन एंड शेयर इट टू मी। ठीक है जी, तो सभी लोग एक छोटी सी डायरी लेकर के उसके अंदर में ये करना शुरू करो। इन एवरीवन बाय डिफॉल्ट, किसी के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करने के लिए नहीं, किसी को छूट नहीं है इसमें, हर कोई करेगा, क्योंकि आपका 20 से 25% स्कोर सिर्फ उसी एक्शन से आएगा, 20 से 25% इंप्रूवमेंट उसी एक्शन से आएगा, और उसको सूनर यू डू इट बेटर इट इज, क्योंकि ये हैबिट और एटीट्यूड में, टेम्परामेंट में चेंज करने की बात मैं कर रहा हूँ। ये इसके लिए टाइम चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि आप करना शुरू करोगे रातों रात चेंज आ जाएगा। आज करना शुरू करोगे तो इट विल टेक अराउंड अ मंथ टू मटेरियलाइज एंड गेट इनटू एक्शन। तो अभी से शुरू कर दो और आप देखो कि हार्डली 1 या 1.5 महीने के अंदर में आपका बिल्कुल परफॉर्मेंस लेवल अपने आप आपके अपने खुद के पैरामीटर्स पे इंप्रूव कर जाएगा। आपको मुझे मतलब पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, इसको करने से बेनिफिट हो रहा है। ठीक है जी, तो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे, राइट। सर जो टेस्ट होता है उसके पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हो प्रिंट करने के लिए? सोल्यूशन के नो सर, क्वेश्चन केवल क्वेश्चन के सोल्यूशन के? सर चाहे दोनों, मतलब क्वेश्चन तो हो ही हो, सॉल्यूशन हो या ना हो। बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आप मैं अभी ग्रुप पे, सुनो, ग्रुप के ऊपर में धीरज सर को एड्रेस करके एक टेक्स्ट लिखना, ठीक है, और बोल सर देना। ले लिया था पीडीएफ उनसे, मैं शेयर कर दूं? आप शेयर कर दो, नहीं धीरज सर को मैं बोल देता हूँ, और आप भी उनसे बोल सकते हो कि सर जो है जैसे ही टेस्ट हो जाए उसके बाद उसका टेस्ट का क्वेश्चन और सोल्यूशन का पीडीएफ अपलोड कर दिया करें ग्रुप पे, वो कर देंगे, हमेशा कर देंगे।
सर जैसे टेस्ट के अंदर कुछ आंसर्स गलत भी होते हैं उनका क्या? हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? जैसे सर टेस्ट में कुछ आंसर्स गलत दिए होते हैं और मतलब कभी कभार तो जैसे प्लस माइनस का हट जाता है बीच में से, तो फिर पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। बेटा इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब आपका टेस्ट पेपर जैसे ही होता है ना, जब जैसे कोई टेस्ट हुआ, तो आप ऐसे जितने भी क्वेश्चन में कुछ इश्यूज आपको नजर आते हैं, वो आप टेस्ट का रिजल्ट आने के पहले ही आप बता दिया करो। वैसे नॉर्मली ऐसा कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। अभी चूंकि इस बार फिर से प्लेटफॉर्म चेंज करके हम सारे क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो जब कॉपी करते हैं ना, वर्ड से प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, तो उस समय समटाइम्स ऐसा होता है कि वर्ड फॉर्मेट में कभी कोई सिंबल हट गया, कुछ ऐसा हो गया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जस्ट लेट मी नो। वैसे हम कोशिश करेंगे, अगर ऐसा हुआ किसी भी टेस्ट में हुआ तो आप मुझे बता दो, मैं एक बार इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कि ऐसा, और थोड़ा ध्यान से करें, उसको दोबारा चेक कर लिया करें। तो जिन जिन क्वेश्चन में हुआ हो आप मुझे बता दिया करो टेस्ट के तुरंत बाद। मतलब बताने का मतलब ग्रुप पे ही डाल दोगे ना कि ये क्वेश्चन में इश्यूज है ना, तो फिर उसका तुरंत का तुरंत देख करके सोल्यूशन निकल आएगा। ग्रुप पे डालोगे तो अपने आप ही, मतलब आप ग्रुप पे डालोगे इमीडिएटली जो है वो धीरज विल लुक इनटू इट एंड टॉक टू मी एंड ही विल जस्ट टेक केयर। मैं उसको बोल भी दूंगा, धीरज और ये जितेंद्र सर। ठीक है जी। सो शैल वी क्लोज द कॉल?